आज बड़े बड़े आंदोलन हो रहे हैं, कहीं किसान का आंदोलन है, कहीं मजदूर का आंदोलन है, कहीं सफाई कर्मचारियों का आंदोलन है, लेकिन सरकारों पर इनके कानों पर भी झूठ गिरेगी। इससे प्रमाणित होता है कि आपके वोट की आवश्यकता नहीं है। आज जो ये ईवीएम मशीन का जो स्कैम है, इनके लिए बहुत बड़ी बात है। आप हर जगह देखें, गली गली मोहल्लों में देखें, आज इस प्रकार के जो बोर्ड नजर आ रहे हैं, अब की बार 400 पार। इसका महत्व क्या है, इसका मतलब क्या है, हमें यह जानने की आवश्यकता है। अगर ईवीएम नहीं हटे मेरे साथियों, सुन लीजिए, वही दौर आ जाएगा गुलामी वाला, जो हमारे बुजुर्गों ने यातनाएं सही है, वही दौर ये लाके छोड़ेंगे बेईमान लोग। आज लड़ाई है बहुत विचित्र, पहले अंग्रेजों से लड़े, अब चोरों से लड़ना पड़ रहा है मेरे साथी। मुझे 2 शब्द बोलने का मौका मिला। सर्वप्रथम, यदि कोई भी आंदोलन होता है तो उसमें तन, मन और धन की आवश्यकता होती है। मैं राजकुमार दिगान, ठेकेदारी हटाओ राष्ट्रीय संयुक्त मोर्चा का राष्ट्रीय चेयरमैन होने के नाते, वह दिल्ली नगर निगम कोर कमेटी का अध्यक्ष होने के नाते, सबसे पहले मैं ये समर्थन करता हूं, यदि धन की भी आवश्यकता है, मन मेरा आपके साथ है, तन भी आपके साथ है, अगर धन की भी आवश्यकता है तो मैं आपके साथ तत्पर तैयार हूं, नतमस्तक हूं आपके लिए। क्योंकि मैं जानता हूं कि आज जो साहिब मसलद हैं, वो कल नहीं होंगे कि किराएदार हैं, कोई जाति मकान थोड़ी है, और हमारा भी खून इस देश की मिट्टी में शामिल, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। आज जो ईवीएम के मुद्दे को लेकर ये बैठक हुई, आप बधाई के पात्र हैं देश में। मैं ये नहीं जानता कि इस आंदोलन को कौन कौन लोग कर रहे हैं और कैसे कैसे लोग कर रहे हैं, लेकिन मैं ये जरूर जानता हूं, यदि आपने पूरे भारत में जंग बिगुल बजाया है तो उनका नाम भानु प्रताप जी है। मैंने देखा इनको, भारत में जो अन्य प्रांत है, शहर है, मोहल्ले हैं, कस्बे हैं, जिस प्रकार से आप इसका प्रचार प्रसारण कर रहे हैं, यदि ईवीएम मशीन को हटाया गया तो ये देश भी जिंदा रहेगा और देश के नागरिक भी जिंदा रहेंगे। मैंने वो आलम देखा है कि आज से 25 वर्ष पहले केवल प्याज और टमाटर के ऊपर पूरी सरकार गिर जाया करती थी, क्योंकि प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है और सूरज को आईना दिखाने की आवश्यकता नहीं है। सूरज अपनी चमक स्वयं है। मैं 25 वर्ष पूर्व की बात करता हूं और आप ये जानते हैं कि मेरा इशारा किसकी तरफ है, और मुझे ये कहने में जरा सा परहेज भी नहीं है, वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, जो केवल टमाटर और प्याज के माध्यम से जो सरकार खत्म हुई और फेल हुई। आज बड़े बड़े आंदोलन हो रहे हैं, कहीं किसान का आंदोलन है, कहीं मजदूर का आंदोलन है, कहीं सफाई कर्मचारियों का आंदोलन है, लेकिन सरकारों पर इनके कानों पर भी झूठ गिरेगी। इससे प्रमाणित होता है कि आपके वोट की आवश्यकता नहीं है। आज जो ये ईवीएम मशीन का जो स्कैम है, इनके लिए बहुत बड़ी बात है। आप हर जगह देखें, गली गली मोहल्लों में देखें, आज इस प्रकार के जो बोर्ड नजर आ रहे हैं, अब की बार 400 पार। इसका महत्व क्या है, इसका मतलब क्या है, हमें यह जानने की आवश्यकता है। 400 पार का मतलब संविधान को चैलेंज करना, 400 पार का मतलब 2024 के बाद चुनाव ना होना, यह सरकार ने खुली चुनौती दी है। अगर यह लड़ाई ईमानदारी के साथ नहीं लड़ी गई तो मैं जानता हूं देश गुलामी की ओर है। और आज यदि कोई साथी यह गलतफहमी रखता है कि हम आजाद हैं, इंडिपेंडेंट हैं, यह गलत है। हम आज गुलाम हैं। और आज देख लीजिएगा, आज जो ये किसान है जो आज फसलों की बात करता है, आज वो किसान जो धरती का सीना चीरकर आपको फसल देता है, आपको गेहूं देता है, आज उसकी दुर्दशा देखें आप। 70 से ज्यादा किसान जो आज घायल है, किसी के गोली लगी हुई है, किसी का आंसू गैस के गोले छोड़े गए हैं, किसी पर लाठीचार्ज है, और किसी को क्या किया गया, ये यात्राएं आप देखने को बनती है। आप टेलीविजन खोल कर देखिए। आज जो ये मीडिया है, आज ये भी सच्चाई नहीं दिखा पा रही है। बहुत सारे लोग मर चुके हैं और बहुत सारे लोग घायल हो चुके हैं, लेकिन ये जो हमारी केंद्र सरकार की, आज जो भाजपा सरकार की जो मीडिया है, ये कुछ भी नहीं दिखा पा रही है। अगर आपने
इस ईवीएम मशीन को खत्म करा दिया और बैलेट पेपर से चुनाव हुआ। तो मैं आपको यह कहना चाहता हूं, देश में फिर दोबारा से वही ईमानदार सरकार आएगी जो आप चाहते हैं। अन्यथा ये बहुत दूर नहीं है। आज मजदूर त्राहिमाम कर रहा है। और मैं बताना चाहता हूं, 27 तारीख से दिल्ली में काम बंद हड़ताल है सफाई कर्मचारियों की। ये किसकी देन है? इन मौजूदा सरकारों की देन है। मैं पुनः डीसी कपिल जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं कि मैं आपके साथ हूं और हमेशा आपके साथ रहूंगा। और पूरी दिल्ली नगर निगम कोर कमेटी आने वाली 25 तारीख को जो शंखनाद करेगी वो आपके साथ करेगी। मैं आपको धन्यवाद करता हूं। धन्यवाद सभी साथियों का धन्यवाद। लेकिन आज बहुत विचित्र लड़ाई है, नस्ल बचाने की लड़ाई है, संविधान बचाने की लड़ाई है, आजादी बचाने की लड़ाई है मेरे साथियों। किसी ने कहा था कि भगत सिंह पैदा हो पड़ोसी के घर में पैदा हो, लेकिन भगत सिंह आप लोगों के बीच में बैठे हैं, आप लोगों के बीच में है, वो लड़ाई लड़ने को तैयार है मेरे साथियों। हम लोगों को कसम खानी चाहिए, ईवीएम को हटाने का काम करेंगे। जब तक ये हटेगी नहीं, चैन से नहीं बैठेंगे। अगर ईवीएम नहीं हटी मेरे साथियों, सुन लीजिए, वही दौर आ जाएगा गुलामी वाला, जो हमारे बुजुर्गों ने यातनाएं सही है, वही दौर ये लाके छोड़ेंगे बेईमान लोग। आज लड़ाई है बहुत विचित्र। पहले अंग्रेजों से लड़े, अब चोरों से लड़ना पड़ रहा है मेरे साथी। इसलिए मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, क्योंकि पूर्व वक्ता सब कुछ बोल चुके हैं। आप बहुत देर से बैठे हैं और अभी कुछ बोलने वाले हैं। तो मैं अपील करता हूं आप सभी लोगों से कि अपने साथियों को लेकर गोल बंद हो जाइए, गली गली में जाइए और आवाज दीजिए। दोस्तों, आज आजादी की लड़ाई की बात है, आज घर में बैठने वाली बात नहीं है। अगर हम घर में बैठ गए, आने वाले बच्चे हमारे से पूछेंगे कि जब हम गुलाम हो रहे थे तो आप क्या कर रहे थे। ये गवर्नमेंट हमें गुलाम बनाना चाहती है। इस गुलामी की बेड़ियां तोड़ने के लिए हम लोग आज इकट्ठे हुए हैं। तो आने वाली 25 तारीख को मैं पूरी यूनिवर्सिटी में जितने मेरे संपर्क में लोग हैं, मैं एक कारवा, एक संस्था है, मैं वाइस प्रेसिडेंट हूं, उसका कारवा वालों से भी मैं अपील करूंगा जाकर। आज वैसे तो मेरी चर्चा होती रहती है, आज भी कुछ साथी आने वाले थे, हमारा धरना रखा हुआ यूजीसी पर, वहां पर बैठे हुए लोग हैं, कुछ डिमांडें थी यूनिवर्सिटी की। तो मैं आप लोगों को श्योर करता हूं, डीसी कपिल साहब आप आदरणीय हो। देखो एक चीज मुझे याद है, एक सेकंड ही लूंगा, मैंने कहा था मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा। कामरेड मुश्किल से पैदा होते हैं। कामरेड का मतलब है जो सबकी लड़ाई खुद लड़े, खुद जेल जाए, लाठियां खा ले सर पे, उसको कामरेड कहते हैं। डीसी कपिल साहब ऐसे योद्धा है हमारे बीच में। मैं धन्यवाद करता हूं आप सब लोगों को। जय भीम, जय भारत साथ। डैश पे बैठे और हॉल में तमाम साथियों को मेरा अभिनंदन। मैं एक संस्था चलाता हूं, ऑल इंडिया ह्यूमन राइट्स एसोसिएशन, जो भारत की पहली संगठन है और जिसका 84 लाख मेंबर हैं 36 राज्यों में। 783 मेरे कार्यालय हैं भारत के अंदर, और दिल्ली के अंदर लक्ष्मी नगर में 2 कार्यालय है, एक मीडिया हाउस और एक मेरा। मैं एक पार्टी का, अहरा नेशनल पार्टी ANP का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ, और आने वाली ये जो चुनाव है उसमें 200 कैंडिडेट पूरे भारत में उतारने जा रहा हूं, और मैं खुद पूर्वी दिल्ली से एक सांसद उम्मीदवार हूं। ये जो 5 पिलर आप देख रहे हैं, ये 5 पिलर की भी जरूरत नहीं, जैसा कि DNC साहब ने कहा। 4 पिलर, एक खाट को उठाने के लिए, जय श्री राम करने के लिए, सस और राम राम करने के लिए 4 ही काफी है। ये तो 5 है, शायद इन्होंने एक बाईबैक के लिए रखा होगा। ये 4 ईवीएम को खत्म कर देंगे, ये मुझे पूरा विश्वास है। और इसके लिए मैं आपको बता दूं कि 1999 जब TN शेषन साहब ने
ईवीएम लाने लगे। मैं उनके काफ़ी क्लोज रहा, आज भी क्लोज हूँ। वो आज भी केरला में वास करते हैं। मैं बीच में 2 बार उनसे मिला हूँ जाके। उन्होंने कहा, मैंने कहा कि ये जो बला है, इस बला को आपने लाए हैं, ये क्या मामला है? तो उन्होंने एक ही लाइन में जवाब दिया कि अगर हमारा व्यवस्थापक सही रहेगा तो ईवीएम में कोई गड़बड़ी नहीं है, लेकिन व्यवस्थापक अगर चोर होगा तो आपका कुछ भी हो सकता है। आज जरूरत इसी बात पे आन पड़ी है कि हमारा व्यवस्थापक 2019 में गलती नहीं हुआ, 1999 में, फिर 2011 में कोई गड़बड़ी नहीं हुआ, लेकिन इस पे एक्सपेरिमेंट करना शुरू किया कि इसमें कैसे चोरी हो सकती है। ये 2014 से शुरू हुआ और 2019 में इन्होंने धांधली जबरदस्त किया। और यही वजह है कि भानु प्रताप जैसे और सिराज पाचा जैसे और हमारे कपिल जैसे और बाकी साथी जैसे इन पे संज्ञान लिया और इन्होंने कहा कि ये चोरी नहीं बल्कि डकैती है। और इस डकैती को रोकने के लिए और हमारे अपने जो संविधान है, हमारा जो लोकतंत्र है, इसकी खूबसूरती को बचाने के लिए जरूरी है कि हमें सड़कों पे आना होगा। बहुत सारे पार्टी जब उनको छूट मिल जाती है थोड़ा सा तो सोचते हैं कि अंगूर मीठा है और कहीं खट्टा है। आज हाँ मानता हूं कि बहुत सारे पार्टियों को इस पे आवाज उठाने की जरूरत है। DN सिंह साहब ने कहा कि हमें 2-2, 4-4 लोगों को एक संगठन बना दो। ये नहीं, ये सब संगठन की जरूरत नहीं है। अब हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 25 दिन रहा है, सिर्फ 25 दिन। 15 या 16 मार्च को जो है अधिसूचना आपका कोड ऑफ कंडक्ट लगने वाला है। उससे पहले जो अभी भानु जी ने कहा कि अगर हम 25 तारीख को पूरी जंतर मंतर को चलना मुश्किल कर दें तो सरकार को और इलेक्शन कमीशन को झुकना पड़ेगा। इन्होंने सही कहा। और तब मेरी 2 दिन पहले बाबन मेश्राम जी से आधा घंटा का झगड़ा हुआ कि 22 तारीख का प्रोग्राम जो है उसको आप स्थगित कीजिए, वो प्रोग्राम नहीं हो। और जो 26 का मुझे नहीं मालूम, तो 22 का प्रोग्राम आपको बता दूं, आपके स्टेज पे बैठे हुए हैं, 22 तारीख का प्रोग्राम नहीं होने वाला। 25 तारीख का प्रोग्राम जो इन लोगों ने तय किया है, जो आगे बढ़ रहे हैं लगातार, एक पार्टी का अध्यक्ष होने के नाते मैं उसका भोगी हूं। नई दिल्ली से मैंने भी चुनाव लड़ा और कैसे चोरी होता है ये सब मैं जानता हूं, और किस तरह से चोरी होता है ये सब मैं जानता हूं। और इसीलिए इस ईवीएम को हटाना जरूरी है और बैलेट को लाना जरूरी है। और जो लोग जो गीदड़ की तरह जो छुपे हुए हैं, जो आवाज नहीं दे रहे हैं, चाहे वो कांग्रेस हो या कोई भी पार्टी हो, अगर वो आवाज नहीं दे रहे हैं तो कहीं ना कहीं उनके दिल में चोर है और वो साथ नहीं दे रहे। लेकिन जनता समझ गई है, जान गए हैं। कपिल जी ने और हमारे जो है मौलाना हाफिज साहब ने और हमारे भानु प्रताप जी ने और सिराज पाचा जी ने जो मूवमेंट लिया है, मैं धीरे धीरे अकेले आवाज उठा रहा था, लेकिन मैं आपको बता दूं कि 640 जिलों में इस पे कार्यक्रम चल रहा है कि हर जगह हम ईवीएम से वोटिंग नहीं होने देंगे, वहां रोक लगाएंगे, हम उसको तोड़ेंगे फोड़ेंगे। ये सब बातें हो रही, ये तैयारियां चल रही है। लेकिन दिल्ली है, ये राजधानी है, यहां से पूरे भारत में आवाज जाता है। 500 पार्टियां इलेक्शन लड़ती है, जीतती है एक, दादागिरी कर रही है, गलतियां कर रही है। और ये लोग जो लड़ रहे हैं ये अपने लिए नहीं, चुके हो सकता है कि ये तो चुनाव ही नहीं लड़ेंगे, ये कैंडिडेट ही नहीं, ये लड़ रहे हैं 500 पार्टियों को कि आप आगे आओ। और उसमें जो जनप्रतिनिधि मजबूत है, जो देश की जो है राष्ट्रभक्ति दिखाना चाहता है, देश को सही दिशा देना चाहता है, वो आगे आओ और वो जीतो। और जनता का जो हमारा वोट देने का जो अधिकार है, जो हमारा मौलिक अधिकार है, हमारा संवैधानिक अधिकार है, उसको ये लोग तोड़े नहीं, छीने नहीं, डकैती ना करें, इसके लिए लड़ रहे हैं और जरूरी है। इसलिए मैं कह रहा हूं तन मन धन से, जैसा कि इन्होंने हमारे सरदार जी ने कहा कि मैं तन मन धन से आपके साथ हूं। अभी मुझे पता चला है, मैं भी, चूंकि मैं भुगतभोगी रहा हूं ईवीएम का, इसलिए मैं भी तन मन धन से न सिर्फ ये 25 का बल्कि पूरे भारत के अंदर तमाम जिलों में जो मेरे 783 ऑफिस है उसके मद्देनजर रखते हुए हर ऑफिस से अगर मेरा एक एक बंदा भी आएगा तो जंतर मंतर में 700
83 लोग आपको सपोर्ट देने के लिए आएगा। ये मैं सबको रिजोल्यूशन भेजने वाला हूं और उम्मीद करता हूं कि आपको ये बल मिलेगा। बस इतना ही कहना है कि ईवीएम हटाओ, बैलेट लाओ, ताकि हमारा ये जो लोकतंत्र है, ये हमारा देश है, ये बच सके। और नहीं तो जो जैसा हमारे साथी कह रहे हैं, हम गुलाम थे, गुलाम हैं और गुलाम रहेंगे। हम अपनी मानसिकता गुलामी से बाहर निकल करके ईवीएम जो हमारी खूबसूरती है वोट देने का, वो हम ले सके। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। आदरणीय साथियों, दो विषय बड़े गंभीर हैं देश में, एक ईवीएम और एक ठेकेदारी प्रथा। सरकार जब सीधे तौर पर रिश्वत नहीं ले सकती, गरीबों को विकलांग नहीं कर सकती, उनका अधिकार वेतन से नहीं छीन सकती, तो वो एक काम करती है, वो अपनी तरफ से एक ठेकेदार को नियुक्त कर देती है। और वो ठेकेदार, मैं बिल्कुल स्पष्ट करना चाहूंगा, क्योंकि मैं भी मजदूर परिवारों से हूं और मैं इसको बहुत नजदीक से देख रहा हूं। वो जो एक सरकार की तरफ से नियम अनुसार एक सैलरी नियुक्त होती है, उस सैलरी में से कम 50% वो अपने आप काट लेते हैं और मजदूरों से, क्योंकि बेरोजगारी जिस स्तर पर है, आदमी लाचार होकर उन पर साइन कर देता फुल सैलरी पे और उसको आधी सैलरी मिलती है। इस मंच से यही पूछना चाहूंगा और कहना चाहूंगा, आप सब लोग इस वाली बात ही जानते हैं कि वो जो 50% ठेकेदार इन लोगों से कटौती करता है 2 नंबर में, वो किस में जाती है? वो इन भाषणबाज नेताओं के घरों में, मंत्रियों के यही जाती है। लेकिन ये जो लोग यहां तक सीमित नहीं है, भाई राजकुमार दिगान जी मजदूरों के नेता है, डीसी कपिल साहब मजदूरों के नेता हैं। आप अच्छी तरह से जानते हैं कि ठेकेदारी प्रथा में नौकरी लगाने के लिए भी आज ठेकेदार 25 से 30 हजार रुपए वसूलता है किसी मजदूर को काम देने के लिए, और वो काम केवल 9 महीने के लिए मिलता है उसको, और सैलरी 8,000 9,000 और 25,000 के अगर एवरेज 9 महीने में घटा लेंगे तो शायद 6 से 6,000 रुपए के करीब उसको पड़ता है। अगर ये अत्याचार नहीं है तो ये क्या है? सरकार आंख मूंद कर बैठ गई है, नेता आंख मूंद कर बैठ गए हैं। और धन्यवाद करता हूँ इस मंच पर बैठे हुए डीसी कपिल साहब, राजकुमार जी और हमारे भानु प्रताप जी और आपकी पूरी टीम को कि आप उन मजदूरों की आवाज बन रहे हैं। आपको ऐसा लगता होगा कि आपकी आवाज कोई नहीं सुन रहा है, यहाँ अगर वो लोग नहीं पहुंच रहे हैं तो उसका कारण ये नहीं भानु प्रताप साहब कि वो लोग आपको नहीं सुन रहे, वो आपके संघर्ष को देख रहे हैं और एक उम्मीद में है कि शायद कुछ न कुछ परिवर्तन होगा। अभी बात हो रही थी ईवीएम की। ईवीएम भी एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है। किस तरह किसानों को आपको छीनना, किस तरह संविधान को बदलना, किस तरह से दलितों को, मजदूरों को, इवन सभी जाति की बात कर रहा हूं मैं, सभी को आवश्यकता है, किसी की पूर्ति नहीं है, किसी की भी आवश्यकता होगी, उन्हें कैसे रोकना है? यदि वो चुनकर आएंगे, और चुनकर कब आएंगे? जब ईवीएम हो। वो ये जानते हैं यदि बैलेट पेपर से चुनाव हुआ तो लोग उन्हें नहीं चुनेंगे, और ईवीएम की गड़बड़ी खुलेआम सब लोगों को पता है। मैं एक निगम पार्षद के इलेक्शन में एजेंट के रूप में वहां गया, सबोली में वो इलेक्शन हो रहा था, और जब कुछ वोट डाली जाती है भानु प्रताप साहब, तो कुछ वोट डाली जाती है तो 5-5 वोट ऐसे ऐसे करके सबसे डलवाई गई कि डालो 5 अपनी पार्टी, डालो 5 की, देखते कितने डाले। तो एक वोट में डलते ही एक विशेष पार्टी की 4 वोट एक आदमी ने उसकी पार्टी ने डाली और वोट निकली 17। ये सच्चाई है। लेकिन हम जिस तरह से चिल्ला रहे हैं, जितना जोर लगा रहे हैं, ये तभी कामयाब होगा कि जब जितने भी आप सब लोग बैठे हैं भानु प्रताप साहब की आवाज को जन जन तक में जोड़ेंगे। हर इंसान को ले जाकर अपनी गली मोहल्ला बस इसके जहां भी आप हो उपस्थित हो, वहां चर्चा कीजिए इस बात की। सोचिए हमारे अधिकारों को छीनने वाले लोग यदि चुनकर इसके सहारे आ गए तो वो संविधान भी बदलेंगे, हमारा काम भी बदलेंगे, हमारी ये सारी चीजें जो व्यवस्थाएं आज तक इस देश में चली आ रही सबको बदल देंगे अपनी मानसिकता को पूर्ण करने के लिए। आदरणीय साथियों, मेरे दोस्तों, भाइयों, आप सब लोगों को ये बात जन जन तक पहुंचानी होगी, तब भानु प्रताप जी की टीम और आप सब लोग इस संविधान को, इस देश के लोकतंत्र को बचाने में कामयाब होंगे। आदरणीय साथियों, अभी भाई साहब कह रहे थे कि शायद दिल्ली सरकार एक प्रस्ताव आज लाने वाली है, हम धन्यवाद करेंगे और सफलता की बधाई देंगे डीसी कपिल साहब आपको भी। और 25 तारीख को जो ईवीएम के खिलाफ एक बड़ा संघर्ष जंतर मंतर पर होने जा रहा है, मैं रामवीर से भी आपसे एक वादा करता हूं इस बात के लिए
कि हम जिस तरह से पहले से आप लोगों के साथ आते रहे, पूरे जन के साथ हम आपका सहयोग देंगे, तन मन धन से हम सब लोग आपके साथ हैं, क्योंकि ये मुद्दा हमारा भी है, हर इंसान का ये मुद्दा है, हिंदुस्तान के हर नागरिक का ये मुद्दा है। दोस्तों, मुझे जो समय दिया, मेरा स्वास्थ्य काफ़ी दिनों से खराब है और मैं आज कई बार भाइयों का आदेश था, आने में असमर्थ रहता था। आज मैंने अपनी ड्यूटी निभाई है, मेरे अटेंडेंस लगा दे भारत प्रताप साहब ये बीमार होने के बाद। दूसरा, एक गलत मैसेज जा रहा है मेरे बारे में कि मैं एडवोकेट हूँ। मैं एनरोल नहीं हूँ, मैं लॉ ग्रेजुएट हूँ, एमकॉम लिस्ट है, लेकिन मैं एनरोल नहीं हूँ किसी कारणवश। मैं एडवोकेट नहीं हूँ, मैं अपना झूठा प्रचार नहीं चाहता। मेरे घर में 4 मेरे बच्चे, चारों एडवोकेट हैं, ठीक है जी। और मैं नहीं चाहता मेरा कोई गलत संदेश आ जाए। मैं राजकुमार भाई है, इनकी टीम का साथी हूँ और एक बहुत बड़ा संगठन हम लोग दिल्ली में चलाते हैं, वाल्मीकि चेतना मंच, दशा और दिशा। मैं उस दिल्ली का अध्यक्ष हूँ यहाँ पर और अपनी कम्युनिटी में काम करता हूँ और हर उस मुद्दे में जो इस देश के सभी नागरिकों के लिए उत्तम हो, अच्छा हो, उसके भविष्य के लिए, उसमें हमेशा तत्पर रहते, उसमें सहयोग देते हैं। आपने मुझे समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और बहुत ही खास चर्चा पर ये सभा रखी गई। आने वाली 25 तारीख को जो भी ईवीएम विरोधी संगठन है वो सभी एकत्रित होकर और देश की जो वर्तमान शासक जो इस समय पार्टी है, जो इस समय वर्तमान में हमारे भारत पर काबिज है, उसको चेताने का और इलेक्शन बोर्ड को चेताने का काम करेगी ये जो हमारी पूरी यूनिट है। और देखिए साथियों, आज किसी मुद्दे पर लड़ने की ज़रूरत नहीं, किसी धरने प्रदर्शन की ज़रूरत नहीं, सिर्फ एक मुद्दा आज देश का जो बहुत ही गंभीर है वो है ईवीएम। और ईवीएम हटाओ राष्ट्रीय संयुक्त मोर्चे का मैं आदर करता हूं और बधाई देता हूं कि आपने देश में इस चिंगारी को एक शोले के रूप में पैदा कर दिया। और आज दिल्ली में ही नहीं, भारत के हर राज्य के अंदर ईवीएम विरोधी संगठन खड़े हो चुके हैं और कहीं तो ईवीएम का डेमो कर दिखाया जा रहा है कि कैसे हैक हो सकती है, कहीं ईवीएम में आग लगाई जा रही है, कहीं ईवीएम तोड़ने का इलेक्शन के अंदर लोगों ने चेतावनी भी दे दी। और देश भर में आज ये आंदोलन एक बहुत ही विकराल रूप के अंदर आकर खड़ा हो गया। और साथियों, ये ताकत जो बुद्धिजीवी हमारे रोड पर उतरे, सुप्रीम कोर्ट के वकील, हमारे जो रिटायर्ड चीफ जस्टिस और हमारे डीसी कपिल जैसे बुद्धिजीवी जो रोड पर उतरे, और इसमें आज फौजियों ने भी समर्थन दिया और किसान आंदोलन ने भी आज ईवीएम को एक बेबुनियादी प्रतिबद्ध करने के लिए उन्होंने जो है ऐलान कर दिया, और जिसका हम आदर करते हैं। और मैं कहना चाहूँगा, जो राष्ट्रीय हमारी पार्टियां हैं जिन्होंने महागठबंधन, इंडिया गठबंधन बनाया, मैं कहता हूँ कि इंडिया गठबंधन बनाने की जरूरत नहीं है, सभी आकर रोड पर उतरे, खुले में आकर इसका विरोध करें। और गठबंधन बनाने से ज़्यादा महत्वपूर्ण आज ईवीएम का विरोध करना है साथियों। गठबंधन बनाने से कुछ फायदा नहीं है, क्योंकि ईवीएम जीत रही है, इन लोगों को आपके वोटों की जरूरत नहीं है। अगर इन लोगों को आपके वोटों की जरूरत होती तो ये कहीं ना कहीं आप लोगों से डरते कि हम इन लोगों के साथ अगर ऐसा कार्य करेंगे, इनके रोजगार छीनेंगे, स्वास्थ्य पर बात नहीं करेंगे, शिक्षा को महंगा कर देंगे और इनको धर्म की आड़ में धर्म की ओर जबरदस्ती धकेलने का काम जो करेंगे, तो शायद अगली बार हमें सत्ता हासिल ना हो। लेकिन इन लोगों को आपके वोटों की जरूरत नहीं है, इनको जो जिता रही है वो मशीन जिता रही है। और यहाँ पर हमारे जितने भी नागरिक, हमारे भारतीय नागरिक हैं, उन लोगों को पारदर्शिता का पता नहीं कि शायद मैं किस प्रतिनिधि को अपनी वोट दे रहा हूँ और कौन सी पार्टी को दे रहा हूँ। लेकिन वहाँ भी आप देखेंगे कि जब आप वोट डालते हैं तो पारदर्शिता के नाम पर, जबकि वहाँ पर एक बिल्कुल व्हाइट कलर का शीशा होना चाहिए और वहाँ पर एक रंगीन शीशा लगाया और उसमें भी एक सेकंड के लिए आपको डिप दिखाई देता है और उसमें आपको पता नहीं चलता कि वीवीपैट से जो पर्ची गिरी वो किस चिन्ह की थी, उसका क्या चिन्ह था। लेकिन आपको यह पता है कि मैंने अगर वोट डाल लिए तो आपको यह विश्वास है कि मैंने अपने प्रतिनिधि को, अपनी पार्टी को वोट डाली है, लेकिन वो वोट कहीं और जा रही है, जिसका प्रमाण कई बार जो है स्थापित हो चुका है। और कई बार इसको जो प्रतिनिधि हैं उन लोगों ने खूब आवाजें उठाई कि मैं इस पार्टी से इलेक्शन लड़ा लेकिन उसमें मेरी भी वोट नहीं निकली। तो ऐसा क्या, जो प्रतिनिधि अपने आप को किसी इलेक्टेड पार्टी से अपने आप को प्रतिनिधि कहता है, तो क्या ऐसा हो सकता है? चलो मान लिया कि उसके पड़ोसियों ने उसे वोट नहीं दी, मान लिया कि उसके परिवार ने वोट नहीं दी, उसके सभी संबंधियों ने दी, क्या प्रतिनिधि भी अपनी वोट उस मशीन के अंदर नहीं डालेगा? तो यहाँ पर कहीं ना कहीं पर्सन चिन्ह उठता है कि इसी भी मशीन के अंदर कहीं ना कहीं घोटाला है। और आज जितने बुद्धिजीवी अगर रोड पर उतरे हैं तो कहीं ना कहीं इस मशीन को, इस आयोग को, जो हमारा चुनाव आयोग है,
ये किसी पार्टी के दबाव में नहीं होना चाहिए, ये किसी मशीन के समर्थन में नहीं होना चाहिए। इनको पारदर्शिता रखनी चाहिए, वोटर और चुनाव आयोग के बीच में पारदर्शिता होनी चाहिए और इन्हें वोटरों की बात माननी चाहिए। क्यों? क्योंकि वोट डालने वाले की अपनी मर्जी है और वो आज आवाज उठा रहा है कि मैं वोट बैलेट पेपर से डालूंगा, तो चुनाव आयोग को, जो अपना चुनाव आयोग है, उसे पारदर्शिता रखनी चाहिए और वोटर की बात को माननी चाहिए। जब वोटर रोड पर उतर रहा है और थोड़ी बहुत संख्या में नहीं, आज सारे राज्यों के अंदर ईवीएम विरोधी संगठन जो है ईवीएम के खिलाफ में उतरे हुए हैं, तो मैं कहना चाहूंगा कि ये सबसे बड़ा इस ईवीएम को हटाने पर जो आंदोलन चल रहा है, तो उसका फायदा जो होने वाला है वो पार्टियों को होने वाला है। तो ये जो सबसे बड़ा फायदा होने वाला है वो पार्टियों को होने वाला है, जो आज चुपचाप बैठी हुई पब्लिक की लड़ाई को देख रही है, जनता की लड़ाई को देख रही है। वो देख रही है कि भानु प्रताप जैसे व्यक्ति इस लड़ाई के लिए मैदान में उतरे हुए हैं, वो देख रही है कि डीसी कपिल, इंजीनियर डीसी कपिल जैसे व्यक्ति यहाँ पर लड़ाई के लिए उतरे हुए हैं, लेकिन उनको पता है कि फायदा उन पार्टियों को ही होने वाला अगर ईवीएम हटेगी तो ये लोग क्यों नहीं आते? क्यों गठबंधन के चक्कर में लग रहे हैं? अरे खुलकर विरोध करो ना, आओ ना रोड पर इन लोगों के साथ, कम से कम इनकी ताकत बनो। अलग अलग अगर, जैसा कि हमारे अभी किसान मोर्चे के हमारे साथी कह रहे थे कि अलग अलग लड़ाई करने की बजाय, अलग अलग प्रदर्शन करने के बजाय, अलग अलग आवाज उठाने के बजाय, अगर एक होकर हम एक ही स्थान पर और एक मजबूत तरीके से अगर किसी आवाज को उठाते हैं तो शायद उसका संदेश बहुत मजबूत जाएगा साथियों। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि आज दायित्व सिर्फ भानु प्रताप जी का या महमूद प्राचा जी का या डीसी कपिल जी की ये पर्सनल लड़ाई नहीं है, ये इनकी कोई पारिवारिक लड़ाई नहीं है, ये इनकी कोई पर्सनल जातिगत या कोई व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है। इसके अंदर मैं भारत के हर नागरिक से कहना चाहूंगा कि अगर लोकतंत्र को बचाना चाहते हैं, संविधान को बचाना चाहते हैं, अपने हक अधिकार का हनन नहीं होना देना चाहते हैं, तो ईवीएम के खिलाफ उतरें। ईवीएम के खिलाफ आप रोड पर उतरें और इन लोगों के हाथ मजबूत करें, क्योंकि ईवीएम है तो भारतीय जनता पार्टी ऐसे ही हमारा दमन करती रहेगी। मैं खुला मंच की ओर से कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी की जो ताकत है, कहते हैं ना राक्षस की जान उस तोते के अंदर थी, इस भारतीय जनता पार्टी की जान इस ईवीएम के अंदर है। जब तक ये ईवीएम है हमारा हनन ऐसे ही होता रहेगा। अगर आप लड़ना जानते हैं, आप बोलना जानते हैं, आप लिखना जानते हैं, तो आज समय है कि ईवीएम के खिलाफ उतरे, ईवीएम के खिलाफ लिखे, ईवीएम के खिलाफ बोले और ईवीएम के खिलाफ इस मोर्चे का साथ दें साथियों। नहीं तो आने वाला समय ऐसा होगा, मैं इस मंच से पॉलिटिकल बात नहीं कर रहा, ये हकीकत है कि आने वाला समय ऐसा होगा कि रोने और पीटने के अलावा आपके पास और कोई रास्ता नहीं होगा। क्योंकि आने वाले समय में जैसे ये ईवीएम के ऊपर जिद कर रहे हैं, जैसे ईवीएम का समर्थन कर रहे हैं, जैसे ईवीएम के डेमो दिखाए जा रहे हैं कि ईवीएम ठीक है, ये लोग गलत हैं, तो आने वाले समय में ऐसा भी कर सकते हैं ये कि आपको एक ऐप बनाकर दे दिया जाए और कहते हैं कि अपने घरों से, अपने मोबाइल से टिक कर आप जो है वोट डाल सकते हैं। तो ये ऐसा भी कर सकती है सरकार। क्यों? क्योंकि आज हर हक कंडे को ये आजमा रही है, चाहे से ये किसानों का आंदोलन हो, चाहे किसी मजदूर का आंदोलन हो, चाहे कोई बुद्धिजीवी आवाज उठा रहा हो, देशद्रोह के चक्कर में ये अंदर कर देते, कहीं भी हमारी आवाज नहीं दिखाई देती। कौन से चैनल है हमारे पास? अगर ये हमारे पास यूट्यूबर ना हो तो शायद आपकी बात जनता तक ना पहुंचे। कौन सा चैनल? क्योंकि सब चैनल आपके इनके प्रेशर में है, इनके अपने खरीदे हुए। गोदी मीडिया ऐसे ही नहीं कहते, गोदी मीडिया वाकई गोदी मीडिया है, क्योंकि आपकी बात को वो वहां तक नहीं पहुंचाएगी। तो मैं ज्यादा 25 तारीख को मैं डॉक्टर बी आर अम्बेडकर मानवाधिकार संगठन व दिल्ली नगर निगम समस्त कोर कमेटी की ओर से, मैं महासचिव हूँ उसका, और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर मानवाधिकार संगठन का दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते मैं इस मंच से विश्वास दिलाता हूँ राष्ट्रीय ईवीएम हटाओ राष्ट्रीय संयुक्त मोर्चा को कि मैं पूरी तरीके से, मेरा संगठन, मेरा समर्थन और जितना मुझसे हो पड़ेगा, मैं यूँ नहीं कहता कि 10 बस लाऊंगा, लेकिन एक बस की सवारी मेरे साथ होगी, वो कैसे भी हो, चाहे बाइक से हो, चाहे बसों से हो, चाहे मेट्रो से हो। मैं यूँ नहीं कहता कि बसें भर के लाऊंगा, लेकिन मैं 50 आदमी आपको वहाँ पर गिनवा दूंगा। जितनी मेरी औकात, जितना मेरा हिसाब, मैं उस हिसाब से ईवीएम के खिलाफ जितने भी लोग होंगे प्रचार पूरा करूंगा और जितने भी होंगे सबको आमंत्रित करूंगा, सबको लाने का काम करूंगा। 25 फरवरी को आप सब भी पूरी तैयारी करें। आप पूरी तैयारी से, आप अकेले ना आए, जो आदमी 2 आदमी ला सकता 2 लाएं, जो 100 ला सकता वो 100 लाए। सबका आदर है और सब आमंत्रित हैं इसमें, क्योंकि ये किसी विशेष जाति, विशेष धर्म या किसी विशेष व्यक्ति की लड़ाई नहीं है, ये आज पूरे भारत की लड़ाई बन चुके साथियों। क्यों? और हो सकता है कि हमें अभी थोड़ा और सब्र करना पड़े इस लड़ाई में, लेकिन हमें सफलता जरूर मिलेगी और 100% मिलेगी। मैं अपनी बात को एक शेर कहने के बाद खत्म कर रहा हूँ कि यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल,
कि यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, दिल में एक जुनून सा जगाना होता है। और पूछो यारो इस चिड़िया से कैसे बना आशियाना, कहती है बार बार उड़ान भरनी पड़ती है और तिनका तिनका उठाना पड़ता है। तो कोई भी लड़ाई लड़ने से पहले हम उसका रिजल्ट या उसके प्रकार को नहीं देख सकते, और बशर्ते आपकी नीयत सही होनी चाहिए और आपकी जो है लड़ाई मजबूत होनी चाहिए, आपके आप लोगों का साथ होगा तो ये लड़ाई बहुत मजबूती से लड़ी जाएगी। जय भीम, जय संविधान, जय भारत। साथियों, आज जो सूचना मुझे मिली कारों की एक मीटिंग है, वो मीटिंग के बारे में कपिल जी ने बताया कि ये मीटिंग इस सिलसिले में है कि हम इस आंदोलन को मजबूत करें कैसे और आगे बढ़े कैसे। तो मैं कर्मचारी आंदोलन में भी रहा हूँ, किसान आंदोलन में भी रहा हूँ, पेंशन आंदोलन का संरक्षक हूँ और इतिहास का विद्यार्थी हूँ। मैंने इतिहास को पढ़ा है और ये जानता हूँ मैं कि दुनिया के किसी क्रांतिकारी ने ये नहीं कहा कि आप आपस में लड़ो या बढ़ जाओ। सभी ने कहा दुनिया के मजदूरों एक हो जाओ, किसी ने कहा इनकलाब जिंदाबाद, किसी ने कहा किसानों मजदूर एकता जिंदाबाद, ये सब कहते हैं। ईवीएम का जो मुद्दा है वो मुद्दा पूरे समाज का है, और पूरे समाज का ही नहीं है केवल, ये जितने भी गुलाम देश थे ना उन सब देशों का भी है। पाकिस्तान में अभी एक कमीशन ने माना ये बात कि हमने जो लोग हारे हुए थे वो जुटा दिए, और रिटायरमेंट के बाद बता रहा बस वो गड़बड़ ये है। हमारे यहाँ अनिल मसीह जो पंजाब में किए हैं, मैं मास्टर ट्रेनर रहा हूँ इलेक्शन डिपार्टमेंट का, मैं असिस्टेंट कमिश्नर था पहले, वो उसको ना जेल जाने के लायक बात है और उसको देशद्रोह में बंद होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने जज ने वैसे कहा भी है। तो ये जो चुनाव में इस तरह की हरकतें हैं, इसके प्रमाण ढूंढने की ज़्यादा हमें मशीन में ज़रूरत नहीं है। हमें ज़रूरत ये समझने की है कि ये जो सरकार देश की है वो वोट से चुनी जाती है, और किसान समाज देश में 70% है, उसको मार रहे हैं गोलियां। पहले 13 महीने सड़क पर बैठे रहे, 700 लोग मर गए, और वोट फिर उनको दे दिया तो और उनके हौसले बढ़ गए। जो शेड्यूल ट्राइब हैं इस देश के लगभग 27% के आसपास हैं, 30 भी हो सकते हैं, कुछ बढ़ गई होगी आबादी तो परसेंटेज बढ़ा है इनका। उनको जो इन्होंने नौकरियां ख़त्म कर डाली, संविधान बदलने की बातें रोज़ करते हैं, और सारा कोई भूमि पूजन कोई मंदिर पूजन में लगा रखा पूरा देश। तो ये इतनी बेफिक्री कहाँ से आई कि इनको वोटों की चिंता नहीं है। 25%, 27% शेड्यूल कास्ट हैं, 70% किसान हैं, कर्मचारियों को परसेंटेज 3 है, 3 से 3.5% कर्मचारी हैं। कर्मचारियों को पेंशन बंद कर रखी है, और कुछ कर्मचारियों को ठेके भी रखा हुआ है। तो ये लगभग जो प्रतिशत है ये तो सरकार को उखाड़ कर फेंक देगा। फिर इतना मनोबल कहाँ से आ रहा है, ये कहाँ से बोले जा रहे हैं 400 पार 400 पार। ये इनका 2 तरीका है। नंबर 1 ईवीएम जब तक है इनको किसी का कोई भय नहीं है, कोई लोकतंत्र का मतलब नहीं है, ना तुम्हारे वोट का कोई मतलब है। इसलिए मेरा सबसे कहना यह है कि इस लड़ाई को आम जन की लड़ाई बनाना है हमें, और ये किसी एक वर्ग से लड़ने की लड़ाई नहीं रही है, ये पूरा देश इस पर जानता है। हम जिन बातों को कर रहे हैं, मैं पिछले कई प्रोग्रामों में आया और मैं भी गाँव घूम के आया हूँ, 8-10 गाँव में भी गया था। एक भी आदमी मुझे ऐसा नहीं मिला जिसने ये कहा हो जनसंख्या को छोड़ के कि ये मशीन से जीतते हैं। सबको पता है बात कि हम ईवीएम से जीतते हैं और गड़बड़ घोटाले से जीतते हैं, ये सबको पता है। यूपी का पिछला विधानसभा चुनाव में इन्होंने 72 सीटें हराई जबरदस्ती। और ईवीएम ना तो ये शेड्यूल कास्ट का मसला है, ना ये मुसलमानों का मसला है। जिसे पीछे आंदोलन हुआ उखला में, वो तो एनआरसी था वकील साहब, उसमें भी जब लड़ाई शुरू हुई तो इनके जो पैरामीटर थे उसमें आसाम में 13 लाख आदमी मिल गए हिंदू जो उनका कागज ना थे, वो कहाँ से आए। तो ये ऐसे मसले छोड़ते हैं, उसमें लोगों को हिला देते हैं। मेरा कहना है केवल निवेदन ये है कि अभी हम जो लड़ाई लड़ रहे हैं इसकी ईवीएम के खिलाफ, उसमें अभी दो संगठनों के साथ मैं जानता हूँ, एक दूसरे को जानता मैं सभी को, इनमें से सभी अच्छे लोग हैं, बहुत अच्छे लोग हैं। भानु प्रताप जी भी बहुत बढ़िया आदमी है, कपिल जी भी बढ़िया आदमी है, उदित राज जी के साथ हमारे बहुत पुराने संपर्क है, गौतम जी भी हैं, रतन लाल जी भी हैं, और भी बहुत सारे लोग इनके साथ में हैं। लेकिन इनकी एक कमी को मैं यहाँ जरूर कहना चाहता हूँ कि ये 2 क्यों हैं। एक शुरू में बनाया था ईवीएम हटाओ मोर्चा, वो उदित राज जी चला रहे हैं उसको, उनकी 22 तारीख की मीटिंग है। इन लोगों ने जब वहाँ से कुछ
बाद हुई तो इन्होंने संयुक्त मोर्चा बनाया, ये भी चला रहे हैं। और इन्होंने इतना मेहनत की कि पूरे भारत भर में पता चल गया, पूरी दुनिया में पता चल गया कि भारत में ईवीएम के खिलाफ आंदोलन हो रहा है। लेकिन अभी हमें एक मोर्चा जीतना जरूरी है, और सबसे जरूरी है कि ये दोनों मोर्चों का एक मोर्चा होना चाहिए। मैंने सबसे कोशिश कर ली, मैं तो इसमें फेल हो गया। आप लोगों से मेरा सवाल है कि क्या इनको एक नहीं होना चाहिए? तो इसमें क्या ईवीएम आड़े आ रही है या इनका कोई और कारण है? अरे भाई, ईवीएम का तो कोई कारण ही नहीं है। इनके ईवीएम के खिलाफ तो मैं भी हूँ और सबसे अंत तक लड़ूंगा। लेकिन मैं ये पूछ रहा हूँ, ये सारे इतने सीनियर लीडर्स हैं, ये पूरे दुनिया के इतिहास को देख के, क्रांतिकारियों की बातों को सुन के ये इतना तय क्यों नहीं करवा रहे हैं? कि वो तो कह रहे हैं दुनिया के मजदूर एक हो जाओ, और ये इकट्ठे ही नहीं हो रहे अपने आदमी। अम्बेडकर को अगर जिक्र करें, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को, उन्होंने तो 3 ही बातें की ज़्यादा: एजुकेट करना है, ऑर्गेनाइज करना है और एजुकेट करना है। और ये सारे अम्बेडकरवादी बहुत टेढ़े वाले। तो ये बात समझ में नहीं आ रही। ये बात क्यों समझ में नहीं आ रही? ये अम्बेडकरवादी नहीं है, मैं ये कह रहा हूँ। ये अम्बेडकरवाद के नाम पे फालतू जड्डू खाने की बातें कर रहे हैं। अगर इनको थोड़ा बहुत लिहाज है, चाहे वो धीराज जी हों, चाहे ये सारे बंधु हों, इनको मिलकर एक मोर्चा बनाना चाहिए। उसका राष्ट्रीय मोर्चा नाम रखें। लोगों को बार बार बुलाने से मशीन नहीं हट जाएगी। मशीन हटाने के लिए चलाना पड़ेगा, बंदूक चलानी पड़ सकती है। आप इनसे हटाओगे 25 आदमियों से, 50 आदमियों से, 100 आदमियों से? इसकी रणनीति में बदलाव करो, सारा एक मोर्चा बनाओ। जितने भी कर्मचारी संगठन है सबके डेलीगेट ले लेकर नेशनल काउंसिल बनाओ। नेशनल काउंसिल का जो निर्णय होगा उसको सारे लीडर माने, तब लोग आएंगे आपके साथ में। आपको नेता बना के झंडा उठाने कोई नहीं आएगा, और ना ही आना चाहिए। हमने 10 लाख आदमी इकट्ठा किए रामलीला मैदान में। आप जानते हैं हमने क्या किया? चंपारण से शुरू किया, कोई जिला नहीं छोड़ा जहाँ मीटिंग नहीं की। उत्तर भारत, ये पूरा उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, फिर यूपी में से निकल के मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र तक गए। पूरा जून, जब बाहर को मुंह निकालते भी लगता था जल जाएगा, तब हम सड़कों पे थे। और उसका परिणाम हुआ कि दिल्ली में इतने लोग आ गए कि एक एक पार्टी के नेता को, इवन बीजेपी और कांग्रेस को ये कहना पड़ा कि सन 50 से लेकर आज तक कभी इतनी बड़ी रैली हुई नहीं। ये सबके सामने है, न्यूज़ में भी है। हमारी कोई न्यूज़ भी नहीं चलाई थी, फिर भी वो यूट्यूबर्स ने न्यूज़ चला दी। कुछ बीबीसी में मेरे संपर्क थे, मेरा बेटा बीबीसी में पत्रकार है, तो उन्होंने चला दी न्यूज़, फिर ये चलाने लगे। मैं ये कह रहा हूँ, मैं उसका, ये जो रामलीला मैदान था मैंने अलॉट कराया था, मेरे नाम अलॉट था और मैं उसका व्यवस्थापक था। मैं आप सबसे भी कह रहा हूँ, इन सबसे भी कह रहा हूँ, ये ईवीएम अगर नहीं हटवाई तो अगला चुनाव आप देख नहीं सकते। बता रहा हूँ देश के हालात ऐसे हैं। तो आप सब चीज़ें छोड़ दो। जब कोई हमें हासिल करना होता है कोई चीज़, तो हमें त्याग करना पड़ता है। जब मैं 12वीं का टॉपर हूँ यूपी का, 18 घंटे पढ़ता था, तो मैंने अपना एहतराम छोड़ा, त्याग किया। आप लोगों को जोड़ना चाहते हैं, सारे साथियों को जोड़ना चाहते हैं, आपस में बुलाइए, बैठिए, मुद्दे हल कीजिए, एक साथ जुटिए। आप 22 को कर रहे हैं, वो 25 को कर रहे हैं। मैंने बहुत मना किया उस राजी से, आप 25 डेट रख दी गई है ऑलरेडी, तो इसे मत रखिए, सब लोग इकट्ठा रहो तो बेटर रहेगा। लेकिन मैं बड़ा अफसोस के साथ कह रहा हूँ कि इन लोगों को ये बात समझ में नहीं आ रही, और ये देश की जनता के साथ बहुत बड़ा, ये मतलब मैं समझता हूँ इनका दायित्व पूरा नहीं कर रहे लोग। क्योंकि भारत के जो किसान, मजदूर, गरीब लोग, उनको थोड़े लीडर बनना आता है। वो तो साथ खड़े होंगे, लेकिन साथ तो जब खड़े होंगे जब आपको लगेंगे कि हाँ ये वाकई लड़ रहे हैं सीरियसली और सारे इकट्ठा हैं। तो मेरा यही सुझाव है, मैं ये कहना है, मैं किसी की ना तारीफ करना है ना बुराई, मैं ये कह रहा हूँ एक नेशनल फोरम बनाओ, उसमें 5-7 लोगों को एक कार्यकारी कमेटी बना दो जो निर्णय लेते रहेंगे जल्दी जल्दी। कभी कभी जाना पड़ता है अधिकारियों के पास में, लेकिन सभी संगठनों को जोड़ के नेशनल काउंसिल बनाओ कि भाई ईवीएम हटाना है। और उसमें मैं अभी 15-20 दिन से लगा हूँ, कुछ घरेलू समस्या आ गई थी तो कुछ दिक्कत हुई। अदरवाइज मैं एक राष्ट्रीय घोषणा पत्र बना रहा हूँ, देश की जनता का घोषणा पत्र मैं लिख रहा हूँ, 2-3 दिन में लिख दूंगा। कॉन्ट्रैक्ट वाले सुन लें, तो बैठे हैं कॉन्ट्रैक्ट वाले कर्मचारी, उसमें एजेंडा में हम डाल रहे हैं। और हमने 24 अगस्त को किसानों की और औद्योगिक मजदूरों की संयुक्त मोर्चा में वो पास करा दिया था। देश में कोई भी सर्विस कॉन्ट्रैक्ट पर नहीं होगी, क्योंकि ये जो एक्ट है वो कॉन्ट्रैक्ट एबोलिशन एक्ट है, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट नहीं है ये, इसका नाम ही कॉन्ट्रैक्ट एबोलिशन एक्ट है।
तो कोई भी सर्विस जो लगातार चलती है साल भर, उसको कॉन्ट्रैक्ट में भर्ती करने के खिलाफ हम अपने एजेंडा में जो डाल रहे हैं, और हम उसी को वोट देंगे जो इसको हटाए। अब जो लड़ाई है, अब हमारे किसान लड़ रहे हैं, मैं रोज लिख रहा हूँ, चिट्ठियाँ भी लिख चुका हूँ, उन्हें फोन भी कर रहा हूँ, लेकिन वो उनको ना ट्रैक्टर लेके बॉर्डर पे लड़ा रहे हैं। अरे भैया, वही बैठ जाओ जहाँ हो और कसम खाओ कि अपने गांव भेजो लोग, वहीं बैठे रहो आप, हम भी आएंगे आपके साथ। गांव गांव जाके कसम खिलाओ लोगों को, इन फासिस्टों को वोट नहीं देना। आप इनसे कहाँ से लड़ोगे? बंदूक तमंचे वाले भी हमारे ही हैं, जो सिपाही हैं सब किसानों के बच्चे तो हैं, कर्मचारियों के बच्चे हैं। तो उनको लड़ने से आपस में अच्छा होगा कि हम एक मंच वहीं बनाए जहाँ पे लड़ रहे हैं, और वहीं ये तय करें कि गांव गांव चलना है, पंचायतें करेंगे, और इनको कोई वोट नहीं देगा। और ईवीएम लेकर गांव आए तो ईवीएम को भी तोड़ेंगे, इनकी पिटाई भी करेंगे। अपने घर भी तो आपने दिल्ली में क्यों पिटना? जो इनसे दिल्ली में पिटना नहीं, कोई जरूरत नहीं, इन्हें गाँव में पीटो, वहाँ पिटेंगे। ये आपसे नहीं पिटेंगे, ये कर्मचारियों से बिल्कुल नहीं पिटेंगे, इन्हें हम ही पीटेंगे, इन्हें किसान पीट सकते हैं बस। और देखो कैसे लड़ रहे हैं, टोपे लेके लड़ रहे हैं तरीके से। लेकिन उनकी जो लड़ाई में कुछ लोग ऐसे शामिल हैं जो खुद बीजेपी से मिले हुए हैं। हमारा 16 तारीख का मोर्चा था, मैं भी उसमें से एक मोर्चा मेंबर हूँ। 16 तारीख को बंद करना था हमारा, लेकिन कुछ लोग अब नहीं, 13 को बंद कर, 13 को दिल्ली लड़ाई करेंगे, हो गया चढ़ाई। अब हमें कह के जो जाना पड़ रहा है कि चलो कोई बात नहीं, इन्होंने शुरू कर दिया, चलो हम इनके साथ जाना पड़ेगा, क्योंकि लोगों को चोट लग रही है। 70 आदमियों को गोली लग गई, 2 दिन में घूम गया है, इतना बुरा हालत है। खैर पंजाब में, हरियाणा में हो गया है, हमारी जो ग्राम पंचायतें और गांव पंचायतें सब इकट्ठा हो रही है। आप लोगों से भी मेरी अपील है कि यहाँ से हो सकता है तो हम एक बस लेके, या चाहे तो कारें लेके, कुछ मालाएं लेके किसानों को जाके पहनाएं कि तुम्हारी हिम्मत बहुत बढ़िया है, लेकिन ऐसे नहीं लड़ो, वोट से लड़ो, वोट के प्रहार से लड़ो। हमारे जो पेंशन आंदोलन का नारा है, 3 सेना तलवार से पेंशन मिलेगी, वोट के प्रहार से। भगत सिंह ने भी कहा कि जो क्रांति है तो ये इस तरह की संस्कृति नहीं है, वो तो विचारों की शान पर तेज होती है क्रांति की तलवार। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर भी यही कहते कि आप एजुकेट होइए। तो मैं यही कहते हुए अपनी बात खत्म करता हूँ, ज़्यादा समय ले लिया मैंने, सॉरी फॉर दैट। मेरा जिंदगी का एक एक क्षण ये ईवीएम के खिलाफ लड़ूंगा मैं। हमें कोई पद नहीं चाहिए, हमें कोई पद नहीं चाहिए, लेकिन जिन लोगों ने ईवीएम या वोट का अधिकार दिलाया था, हमें उनकी इज्जत के लिए भी लड़ना, अपने अधिकार के लिए भी लड़ना। हमें पदों की जरूरत नहीं है। मोर्चा में कार्यकर्ता भी तो चाहिए, हम कार्यकर्ता रह के काम करने तैयार हैं। और आप भी यही सोचना, जो कार्यकर्ता हैं वही जीतेंगे, और जो नेतागिरी के लिए लड़ रहे हैं, ये अपनी जिम्मेदारी को समझें। बहुत बहुत धन्यवाद। किसी को मेरा अपमान करना मेरा इरादा नहीं था, लेकिन ये सच इतना तगड़ा है कि कुछ लोगों को अपमान लग सकता है, उनसे भी मैं माफ़ी चाहता हूँ। देश के लिए अगर मुझे माफ़ी मांगनी पड़ेगी मैं मांग लूँ, लेकिन मेरी फिर से गुजारिश है कि इसको बंद करेंगे, एक राष्ट्रीय मोर्चा बने और गांव गांव चलते हैं, हम चलेंगे, हम आएंगे ही लौट के, जब सारे देश में से हटा देंगे। धन्यवाद। तो जय भीम साथियों, जैसे कि काफ़ी वक्ताओं ने बोला है और रिपीट करने की ज़रूरत भी नहीं है। मैं समझता हूँ कि मैं 2-4 मिनट में अपनी बात कहूँगा। जैसे कि बताया कि मैं इंसाफ संगठन से हूँ, एक इंसाफ सामाजिक संगठन है जो कि देश में सामाजिक मुद्दों के साथ साथ आर्थिक मुद्दों की बात करता है, जिसमें हमारा ये कहना है कि देश में संपत्ति का अधिकार कॉन्स्टिट्यूशन में मिला, लेकिन इस संपत्ति के आधार से कुछ लोग तो अरबों खरबोपति हो गए, अकूट संपत्ति के मालिक हो गए, और कुछ लोग 2 जून की रोटी के भी मोहताज हैं। तो हमारा मानना है कि समान संपत्ति का अधिकार होना चाहिए। इसके साथ साथ अभी जीएसटी है। जीएसटी एक ऐसा कानून है जो बिल्कुल अनजस्टिफाइड है। उसमें एक अंबानी अडानी को भी उतना टैक्स देना पड़ता है, और एक जो बेचारा गरीब है जो 100, 200 या 500 रुपये कमाता है डेली, उसको भी उतना ही टैक्स देना पड़ता है। तो बिल्कुल अनजस्टिफाइड है। तीसरा, इस देश में जो 2015 तक वेल्थ टैक्स लगता था, इस सरकार ने वो भी 500-600 करोड़ रुपये मेरे ख्याल उस वक्त सरकार को रेवेन्यू मिलता था, वो भी सरकार ने उन पूंजीपतियों को टैक्स में वापस दे दिए। साथियों, अगर सरकार सिर्फ 2-1% जो वेरी वेरी रिच पीपल है उन पर सिर्फ 2.5 या 3% ही टैक्स वेल्थ टैक्स लगा दे, तो
इस सरकार को इतना रेवेन्यू मिलेगा कि पूरे देश का जो बजट आज 85-90 लाख करोड़ है, उसको 200-225 लाख करोड़ वेल्थ टैक्स अगर 2.5 या 3% लगा दे तो वो मिल सकते हैं। तो यह साथियों, ये तो हमारा इंसाफ का था जो हम कर रहे हैं। साथियों, ईवीएम पे मुझे इतना ही कहना है। कहना क्या है, अब सब ये बिल्कुल विदित हो चुका है कि जो ईवीएम है उसमें हेरा फेरी से ही ये सरकार जीत रही है, क्योंकि जो सॉफ्टवेयर के जो वरिष्ठ अधिकारी है उन्होंने भी अभी, जो मैं देख रहा था यूट्यूब पे, उन्होंने भी बताया कि इस ईवीएम में हेरा फेरी हो सके। तो साथियों, ये तो बिल्कुल सच स्थापित हो चुका है कि ये ईवीएम से ही सरकार जीत रही है। और ये इसलिए भी पुख्ता हो जाता है कि सरकार को हमारा एससी वर्ग नाराज है, उसके साथ जाति हो रही है। जो एसटी वर्ग है उनकी धन संपत्ति, जल जंगल सब ये छीन रहे हैं, और जो महिलाओं पर अत्याचार हो, लेकिन इनको किसी का डर नहीं है। तो वो इसलिए डर नहीं है कि भाई ईवीएम को उनको विश्वास है। साथियों, ज़्यादा समय ना लेके मैं इतना ही कहूँगा कि मैं अपने संगठन की तरफ से आश्वासन करता हूँ कि हम तन मन धन से इस मोर्चे का समर्थन करेंगे और आगे भी करते रहेंगे। धन्यवाद। अगर आपको लगता है कि हमारा काम बहुजन समाज के लिए महत्वपूर्ण है, तो आप हमें आर्थिक सहयोग के लिए सीन दिखाए गए QR कोड स्कैन और फोन पे और गूगल पे और UPI और बैंक अकाउंट में कर सकते हैं। फोन पे, गूगल पे 9250529129, UPI 9250529129@YBL। बैंक अकाउंट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया AC 104299462008, IFSC कोड SBIN 00066563। आपका छोटा से छोटा सहयोग समाज और हमें और मजबूत करेगा, जिससे हमें बहुजन पत्रकारिता में और निष्पक्ष बनाने में मजबूत करेगा। जय भीम, जय भारत।